यस। नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में अपन लोग आरपीएससी के इस बदलते पैटर्न को लेकर अपन लोग जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड और जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2026 वाली है उसके लिए अपन लोग इस वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ अध्ययन सामग्री की बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने सिलेबस को अच्छी अच्छी पुस्तक के साथ में किस प्रकार से अपन को कवर करना चाहिए। तो चलो देखते हैं। आज के इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये वाला वीडियो किसी कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। जिन जिन विद्यार्थियों को ये ठीक लगती है वो इसको अच्छे से फॉलो कर सकता है और अपना चयन 100% आप आपके पास रख सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी गणों अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड 2026 वाली है उसकी बात करेंगे कि तो सर इसकी एग्जाम डेट भी आ गई है। तो ये आरपीएससी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है कि जैसे ही वैकेंसी आई थोड़े से दिन में ही जो भी भ्रम था कि ग्रेड सेकंड फर्स्ट पहले होगी सर या फर्स्ट ग्रेड पहले होगी, कंफ्यूजन दूर कर दिया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की जो जो कंफ्यूजन डेट को लेके था उन सबका दूर हो गया है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 की जो एग्जाम होगी वो 31 मई 2026 के स्टार्ट होने वाली है। तब 4-5 दिन के भीतर 31 के बाद में 4-5 दिन के भीतर अपने मैथ्स विषय का भी एक बार पक्का से नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि सर लगभग आज से 10+ महीने हैं। 10+ यानी 10 महीने हैं आपके पास। एकदम सीधा सीधा देखा जाए तो लगभग लगभग 10 से थोड़े से ही 10-12 दिन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो 10 महीने आपके पास एकदम सेफ है। तो देखते हैं कि इन 10 महीनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग ग्रेड सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर अपने जो विषय का है गणित का जो प्यारा सा पेपर होगा, इसका सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। इस सिलेबस को उन्होंने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। 3 भागों में कैसे? 9th और 10th का। तो शुरू शुरू में आप देख सकते हो कि ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का स्टैंडर्ड है, वो इसमें सिलेबस दिया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या है? नंबर सिस्टम है। सबसे पहले नंबर सिस्टम है, उसके बाद में है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है, उसके बाद में मेंसुरेशन है, और उसके बाद में आ जाती है अलजेब्रा। तो यहीं तक है, यहीं तक ही है 10th का। 9th और 10th का सिलेबस यहीं तक ही है। बस ये 3 ही पार्ट दे रखे। ठीक है सर, आगे बताओ। एलजेब्रा, जैसे एलजेब्रा आया 11th और 12th का मैंने बताया 3 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। 9th 10th एक भाग, 11th और 12th 2 भाग, और तीसरा भाग है ग्रेजुएशन का यानी बीएससी वाला पोर्शन है। और उसके बाद में थोड़ा सा टीचिंग मेथड है, उनसे भी क्वेश्चन करीबन करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमेशा सत्य बात नहीं है कि सर हमेशा क्या 15 से 20 ही आएंगे, क्या 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। किसी भी पोर्शन के बारे में आरपीसी ने ये कहीं नहीं लिखा है कि इस वाले पोर्शन में से इतने क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ और सिर्फ संस्कृत विभाग की वाली जो वैकेंसी है उसमें कैटेगराइज कर रखा है, उसमें भी इतना ही बता रखा है कि भाई साहब इतना वाला पोर्शन 80 नंबर मार्क्स का आएगा, नेक्स्ट पोर्शन इतने नंबर का आएगा। इस वाली ये जो अपने वाली जो वैकेंसी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 की, इसमें किसी प्रकार का उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया। तो अपन लोग प्रत्येक पोर्शन को 100% मानते हुए हर एक पोर्शन को बहुत अच्छे से क्या करें, कॉन्सेप्ट के साथ में अपन लोग सीखने वाले हैं, और आप लोगों को ये चीज सिखाएंगे और आपको भी सीखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11th और 9th और 10th का हो गया। यहाँ से 11th और 12th का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उन लोगों ने दे रखा है एलजेब्रा, और एलजेब्रा में 5 से 6 टॉपिक्स है। कौन कौन से? थोड़ा सा मैं इसको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, एक बार नॉर्मल तरीके से देखिए। सबसे पहले पोलिनोमियल, भाई साहब बहुपद घात समीकरण है, फिर द्विघात समीकरण भी आ जाएगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा सर? कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में एपी और जीपी आ जाएगी, एपी और जीपी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। इस प्रकार से एक तरीके से एलजेब्रा का एक पैकेज है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। सर नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक दे रखा है बड़ा प्यारा सा, जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक खूबसूरत टॉपिक होता है, वो है मैट्रिक्सेस और डिटरमिनेंट्स, यानी भाई साहब आयु और सारणिक। तो इसमें 11th 12th वाला है। उसके बाद में दे रखा है सेट, रिलेशन और फंक्शन। मतलब सबसे शुरुआती टॉपिक तो ये होना चाहिए था, सेट, रिलेशन और फंक्शन। क्योंकि ऐसे शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिक्षक गण और गुरुजन मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा है तो उस वाली क्लास में
फलन यानी फंक्शन नाम उनके मुंह से नहीं निकलता होगा। पक्का से आता है? तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को सीख लेना चाहिए। उसके बाद में आ रही है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन भी आ जाएंगे शायद इसमें। इनवर्स देखो ये रहा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ये भी आ रहे हैं, तो दोनों ही है, टेंशन मतलब। उसके बाद में आती है पूरी की पूरी ज्योमेट्री, और कौन सी ज्योमेट्री? एनालिटिक ज्योमेट्री, जिसमें क्या है 2 डायमेंशन भी है। उसके बाद में क्या है सर 3 डायमेंशन है एक नहीं? भाई साहब जरूर है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के बिना कैसे काम चलेगा सर? यहाँ जो 3 डायमेंशन है एक कॉलेज में आएगी 3D, उसमें थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक आपको कौन से कौन दे दिया जाएगा। और सर्कल यहाँ पढ़ लोगे तो वहां पक्का से स्फेयर आएगा, उसके बाद में वहां सिलेंडर की इक्वेशन आएगी, और आपके वहां सेंट्रोइड वगैरह ये असिस्टेंट प्रोफेसर में है, तो वो वाले टॉपिक नहीं, सिर्फ 3 टॉपिक प्यारे से हैं, तो वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद में कैलकुलस है ना, जन्नत। यदि 11th और 12th वाले टॉपिक्स में आपको कोई ये बोले कि भाई साहब मैथमेटिक्स की जन्नत क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि भाई साहब कैलकुलस। मतलब इतना प्यारा टॉपिक है, मतलब पूछो मत। जब आप लोग सीख जाओगे ना तो सच में भी आपको ये टॉपिक जन्नत लगेगा। ठीक है सर, कैलकुलस आ गया। कैलकुलस में क्या, इसका भी एक अलग से पैकेज है। कैसे है सर कैलकुलस? सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट, उसके बाद में है कंटिन्यूटी, उसके बाद में है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है सर, ये तीनों चीजें हम लोगों ने सीख ली। फिर क्या करना है? यदि आप लोग कोई चीज सीख लेते हो तो मैथमेटिक्स का सीधा सीधा है कि यार अब इसका इस्तेमाल करो। क्या करो? इस्तेमाल करो। इस्तेमाल मतलब इसको अनुप्रयोग में लेके आओ। दैनिक जीवन में जितने सारी प्रॉब्लम है उनमें क्या करो आप लोग, इनका इस्तेमाल करो। तो कैसे करेंगे? फिर आप टॉपिक पढ़ते हैं सर अवकलन के अनुप्रयोग, सर मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, सर जो क्षेत्रफल वगैरह जो वॉल्यूम होते हैं उनका वो चीज फाइंड आउट करने के लिए, और सर कोई फंक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, वो आप लोग सीखेंगे। ठीक है सर, सच में सर इनके इस्तेमाल तो है सर, सीखते हैं। उसके बाद में एक और धुरंधर टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटेग्रेशन। और भाई साहब जैसे ही आप लोग इंटेग्रेशन सीख जाते हो तो वो बोलता है कि इंटेग्रेशन आपने सीख लिया, आप बोलोगे ये सर हमने इंटेग्रेशन सीख लिया। तो उसके बाद में आता है डेफिनेट इंटेग्रेशन। कौन सा इंटेग्रेशन? डेफिनेट इंटेग्रेशन। और उसके बाद तो बस मजा ही अलग है। जैसे ही आप लोग डेफिनेट इंटेग्रेशन सीख जाते हो, देखो ये आ गया, जैसे ही आप लोग देखो डेफिनेट इंटेग्रेशन सीख जाते हो ना, डेफिनेट इंटेग्रेशन सीखते आपसे वो बोलते हैं भाई साहब अब इसका इस्तेमाल करो, अब आप इसका अनुप्रयोग में लेके आओ, आपके दैनिक जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करो। तो भाई साहब उन्होंने लिख रखा है कि जैसे देखो ये रहा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व। कि भाई साहब छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके पास सिंपल कर्व है, उन सिंपल कर्व से जो आपका क्या है एक बाउंडेड एरिया आपको प्राप्त होता है उसका क्षेत्रफल हमें बताओ। तो भाई साहब सिंपल कर्व में उन्होंने साफ साफ दे रखा है कि भाई साहब एक तो लाइन से बनने वाला, भाई साहब कोई सर्कल है, वर्त है, कोई पैराबोला है, कोई इलिप्स है, बाकी देखो कोई आर्क को कोई हारकन एरियो आ रही, तो भाई साहब इनको एरियो मान फाइंड आउट करके दिखाओ। और एक बोल रहे कि एक सुंदर से में कि आकृति देश का जखम थे आराम से भी आकृति का मान जो बाउंडेड एरियो है बिन थे ढंग से पहचान पाओ, बिक बादू में हारकनी कुछ क्षेत्र पर निकलवा से। मैं एक बार के पेपर को एनालिसिस करियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड को, फिर मैं देखा कि लगातार भाई साहब 5% आ रहा है ये टॉपिक में। तो वो तो बड़ो शानदार है। अत्ता तक 3 लाइन में कत्ता परसेंट 5% आ रहा है। कितना परसेंट? 5%। मतलब अब तो मोस्ट टॉपिक है कि पूछो मत। सीधी सीधी मैं कैलकुलस की बात करूं तो अफड़ाकन अड़ा से 7 लेके कई बार तो 12 की रेंज का मान ई कैलकुलस कैलकुलस प्रश्न आने, तो इको मतलब बड़ो शानदार टॉपिक है। ठीक है, अब बी के बाद का मान थारा सिलेबस में दे रखा है वेक्टर एलजेब्रा। क्या दे रखा है? वेक्टर एलजेब्रा। भाई साहब मैं तो इसको वेक्टर एलजेब्रा पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो इसको पढ़ता हूं पावर ऑफ वेक्टर। क्यों सर क्यों पढ़ते? जिस दिन आपको मैं ये वेक्टर वाली प्रश्नावली पढ़ाने वाला हूं, मतलब पढ़ा हर कोई सकता, मैं सिखाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? सिखाने वाला हूं। जिस दिन ये मैं आपको सिखाऊंगा आप भी कहोगे कि सर सच में ये वेक्टर नहीं है, ये तो पावर ऑफ वेक्टर। आप देखना कि वेक्टर की क्या शक्ति है। उसके बाद में अपन लोग इसका इस्तेमाल करके भाई साहब इतने खास आपको एकदम आरएन स्टाइल में आपको 3D सिखा दूंगा, कंप्लीट की कंप्लीट। कौन सी 3D सर? कॉलेज वाली। क्या सर 11 12th वाली? अरे ये तो चुटकियों में हो जाएगी, इसकी क्यों टेंशन ले रहे हो? और विद्यार्थी को नेक्स्ट आपका टॉपिक है लास्ट एंड फाइनल, कौन से का? 12वीं स्टैंडर्ड का भाई साहब, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब आप थोड़ा सा क्या कि प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट करके दिखाओ। तो विद्यार्थी को जैसे आप लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को अच्छे से सीख लेते हो, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, एक सुंदर सा फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ आप में उस पर काम करना है और ये आ जाएगा। तो ये भी एकदम सिंपल पोर्सन है, एकदम सिंपल सिंपल।
इतना हो गया। ये सर, ये जो आपके पास टॉपिक थे ये थे 11th और 12th के, ठीक है सर। दो कैटेगराइज में आपने विभाजित किया और दोनों का हमने ठीक ठाक से सिलेबस बता दिया। अब सर बात करते हैं बीएससी। बीएससी मतलब बैचलर्स ऑफ साइंस यानी ग्रेजुएशन। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन विद्यार्थियों के अंदर पक्का से भय है, पक्का से थोड़ा डर है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, जिन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन सारथी, पार्थी और सुमित के भरोसे हुई। ये सीधी सीधी बात है कि सर हमने लास्ट टाइम में 4-5 दिन में ये जो हमारे लिए एक जन्नत बुक्स बनी थी, इनके सारे हमने बीएससी एकदम पास की थी फर्स्ट डिवीजन के साथ में। तो क्या हम लोग भी सर इस एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में आने वाले ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चनों को क्या सोल्व कर पाएंगे? यस, आप पक्का से सोल्व कर पाओगे, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएनएम एकेडमी आपके लिए लेके आई है समर्पित बैच। और इस समर्पित बैच में मैं हूं आपके साथ ग्रेजुएशन वाले पार्ट के लिए। स्पेशली मैं इसी पार्ट के लिए जाना चाहता हूं। आप देखना, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट मेथड और साथ में बिगेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो आपको कतई कतई ही घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पक्का से, ये जो अपने पास यहाँ 10 बुक चलेगी और 10 बुक को अपन लोग डिवाइडेड करेंगे। इनके लिए मैं आपको एक अध्ययन सामग्री बताऊंगा, साथ में मेरे सुंदर सुंदर नोट्स रहेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे। और आपको यहाँ 2022 वाली वैकेंसी की बात करें तो वहां तो भाई साहब आरपीएससी ने पूरा लगभग लगभग पेपर ग्रेजुएशन बेस पे करवा दिया। और इसका रिजल्ट ये आया कि अपने जो 2022 वाली वैकेंसी थी उसमें सीटें खाली गई। इसी की बदौलत इस बार आपको 2026 की वैकेंसी में आपको सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स की सीट देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा कारण उनके पीछे एक तो ये है। क्या सर इस बार भी ऐसा माहौल सेट कर सकते हैं? इस बार नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही वो 2022 वाला पेपर हुआ उसके बाद में बहुत सारे अच्छे एक शिक्षकगण राजस्थान के अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में आ गए, जो एनआईटी, आईआईटी एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उनके लिए यार ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट है ना, एकदम छोटा सा पार्ट होता है, उनको एक अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट आती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं इस बार आरपीएससी को ये दावा करता हूं कि इस बार आप कैसा भी पेपर सेट कर दो, हम लोग वैकेंसी खाली नहीं जाने देंगे। क्योंकि इस बार राजस्थान में वो अध्यापक तैयार हो गए हैं जिनकी ग्रेजुएशन वाला पार्ट, मास्टर ऑफ साइंस वाला पार्ट अंगुलियों पे है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो हम लोग राजस्थान में इस बार आपको पक्का से 1380 या लगभग लगभग 1400 के करीबन वैकेंसी आई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग जो कोने कोने में राजस्थान के विद्यार्थी बैठे हैं वहीं से हम लोग तैयार करेंगे और आरपीएससी को एक अच्छा शिक्षक तैयार करके गणित विषय में पक्का से देंगे। ये मेरी विश्वास है। मैं मेरे गुरुजनों पे भी विश्वास करता हूँ कि वो कड़ी मेहनत करें तो पक्का से इस मैदान में इस बार खाली वैकेंसी नहीं जाने देंगे। ठीक है सर। तो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में प्यारे विद्यार्थियों आपके मुख्य रूप से 10 किताबें। ये है भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा को कई विद्यार्थी और कई शिक्षकगण प्यार से ग्रुप थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब ये है ग्रुप थ्योरी, और इसको प्योर पार्ट के नाम से जाना जाता है। प्योर पार्ट मतलब इसमें क्या है, इसमें सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी थ्योरम्स है। अच्छा, इसका जब क्वेश्चन आएगा तो सर समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो खास बात और है यार इस बुक की कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको आंसर देगी। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं आ रहा है, फिर आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। और यदि आ रहा है तो 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये तो बड़ी प्यारी पुस्तक है। सर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 5, 6 या 4 और 6 के बीच में भाई साहब ग्रुप थ्योरी अपना वेटेज रखती है। ठीक है सर। उसके बाद में है रियल एनालिसिस। यार ये तो बड़ी सुंदर है। इसमें यदि कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना है तो बस यही से सीरीज, यदि वो चाह रहा है, पेपर सेटर चाह रहा है कि मुझे सीरीज का क्वेश्चन गलत करवाना है तो 100% आपसे गलत करवा देगा। कन्फर्म है। और सर कोई टॉपिक इसमें हार्ड है क्या? सिर्फ और सिर्फ सीरीज वाला टॉपिक, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं, क्या पता कभी कभार सम पूछ ले, तो वहां थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि, और सारे प्यारे प्यारे टॉपिक है यार, लिमिट, लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। यार सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, चुटकियों में करवा देंगे, डोंट वरी। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी अपने समर्पित बैच में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी मैं समर्पित बेंच लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो समर्पित बेंच में तो जो सितंबर में जो जस्ट अभी आगामी एग्जाम है उसके लिए तो मैं 10 के 10 बुक ही करवा रहा हूँ। तो क्या सर हम लोग यहाँ से भी तैयार हो सकते हैं? जरूर आप लोग यहाँ से देख के तैयार हो सकते हैं।
लेकिन मैंने इस समर्पित बैच में विशेष तौर से वो विद्यार्थी जिन्होंने एक बार जरूर से इस बुक को पढ़ा है उनके लिए, और जो विद्यार्थी एकदम शुरू से हैं उनके लिए हम लोग आगाज बैच लेके आ रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिए। उसके बाद में कौन सी बुक है? उसके बाद में है कैलकुलस, और उसके बाद में है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद में है वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, आफ्टर है लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन। इस प्रकार से ये आपके ग्रेजुएशन वाले पार्ट्स में बुक्स हैं, वो आपका सिलेबस है। उसके बाद में है ये टीचिंग मेथड। तो कोई भी मार्केट में जो टीचिंग मेथड पढ़ा रहा है एक अच्छे शिक्षक से, वहां से आप लोग टीचिंग मेथड आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी मुझे नहीं लगता ज्यादा क्लासेस होंगी, बस 15 से लास्ट 20 क्लासेस है आराम से, और ठीक ठाक से क्वेश्चन आते हैं, हर कोई विद्यार्थी आराम से इसे कर सकता है। अब मैं आपको कैटेगराइज करके आपको क्या बताने वाला हूं? अध्ययन सामग्री बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं भाई साहब सामग्री, कि सर कौन सा टॉपिक कौन सी पुस्तक से करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज से करना है, और कौन सी बुक से करना है। ठीक है भाई साहब, अब आओ वन बाई वन। अब इधर आ जाओ वन बाई, इधर आओ। ठीक है, सबसे पहले मैं 11th और 12th वाले पार्ट की बात करूंगा। सर क्यों? सर ये 9th और 10th वाला पार्ट नहीं करना क्या? शुरुआत मुझे लगता है इससे नहीं करनी चाहिए। क्यों? जैसे आप 11th और 12th वाला पोर्शन पढ़ोगे ना, लगभग लगभग आपका 35 से 40% तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है। ये क्या है कि ये आपको इस सब्जेक्ट के प्रति भय मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया गया है। तो क्या सर इसमें टाइम पास करें? बिल्कुल नहीं करें। ये लास्ट 6 या 10 दिन में आपका कंप्लीट होने वाला है आराम से। तो ये तो बहुत सिंपल है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपने 9th और 10th में क्या है कोई भी बुक पढ़ी है, आपकी क्लास वाली बुक पढ़ी है, वहां से आप लोग फटाफट से जितने भी उनकी प्रश्नावलियां देख सकते हो जो आपके टॉपिक है। जिन जिन विद्यार्थियों ने पहले ग्रेजुएशन में या आफ्टर ग्रेजुएशन या बीएड के साथ में कई विद्यार्थियों ने एसएससी की तैयारी की है, तो उनका तो एक क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं है। और क्या सर जो जिन विद्यार्थियों ने एसएससी की तैयारी नहीं किया उनका गलत होगा क्या? उनका भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब आओ आप। सर एकदम वो विद्यार्थी तैयार हो रहा है जिसकी इस बार सेकेंड ईयर में है, वो बीएड के सेकेंड ईयर में है, तो उस विद्यार्थी को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। आओ मेरे साथ। तो सबसे पहले उसको मेरे ख्याल से सबसे पहले उसको शुरुआत इस वाले टॉपिक से कर देनी चाहिए। कौन से वाले? मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। ठीक है सर, आपने बता दिया कि इस टॉपिक से शुरुआत कर देनी चाहिए। सर करे कहां से? आपकी जो क्लास 12वीं वाली बुक है, कौन सी वाली? क्लास 12वीं वाली बुक है, उसमें 3 की प्रश्नावली और 4 की प्रश्नावली। जब मैं पढ़ता था तो 3 वाली प्रश्नावली और 4 वाली प्रश्नावली एनसीईआरटी में दोनों प्रश्नावलियां थी, तो वहां से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। पहली बात तो जैसे सबसे पहले शुरुआत उसको वहीं से करनी है। जैसे ही वो 11th और 12th वाली 12वीं की क्लास वाली तीसरी और चौथी प्रश्नावली कंप्लीट कर लेता है, उसको उसके बाद में क्या करना चाहिए? उसके बाद में उसको ना एक सुंदर सी बुक आती है, 11th और 12th की 2 सेट आते हैं। एस आर सैनी क्या है? ये एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, अपने जो राजकीय महाविद्यालय सिक्कर वाला है उसमें सर ने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। और ये एक कोई जमाने के लिए जेई और एडवांस के लिए ये बुक बहुत अच्छी और जानी मानी थी। आजकल क्या है? आजकल इसका क्रेज आरपीसी ने अपना लिया है। क्या सोच रहे हैं कि ये दोनों ही पुस्तक है ना, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, एक सर का सेकंड वॉल्यूम है। 11th और 12th के लिए एक अच्छा पैकेज है, आपको वो खरीदनी है। सिर्फ ये नहीं खरीदनी, आपको और कोई सी भी बुक पुस्तक आपको अच्छी लगे तो वो भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके किसी दूसरे अच्छे एक गुरुजन ने वो आपको सजेस्ट किया तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यही बुक पढ़ी थी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है? उस वाली जो आपकी जो प्रथम वॉल्यूम है एस आर सैनी का, उसमें जाना है और उसके पीवाई को लगा देने हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स वाली प्रश्नावली के पीवाई क्यू सोल्व कर लेने हैं। सर बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो हैं। क्या करना? आपको सिर्फ 50 मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लेने और 50 ही क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स के सोल्व कर लेने। और याद रखना, जैसे ही वो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लो, उसके बाद में आपको ना इसके एग्जाम्पल है। जैसे ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो आप लोग निकालोगे, तो उसके बाद में एग्जाम्पल है, उसके बाद में एग्जाम्पल को तो 100% तरीके से कर लेना है, क्योंकि आरपीएससी ने उन एग्जाम का टारगेट बना रखा है। सीधी सीधी बात है। ठीक है सर, इतना कर लेंगे। सर इतना करने के बाद में सफिशियंट है? तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपका टॉपिक तैयार हो गया। अब आप लोग टेस्ट वाले मैदान में उतर जाओ।
आप इनका एक सुंदर सा बढ़िया सा टेस्ट दे दो। टेस्ट देते ही आपको क्या करना है, मैं एक टॉपिक के लिए बता रहा हूं, सारे टॉपिक्स में ये काम करने हैं आप। सर टेस्ट दिया, टेस्ट देते ही आपको अब शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। सर बिना शॉर्ट नोट्स के भी काम चल जाएगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है ना यार, एग्जाम टाइम में है ना, मतलब एक रामबाण औषधि यानी एक जड़ी बूटी की तरह काम करते हैं। और ये जिन जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, लगभग लगभग उन विद्यार्थियों ने ये काम किया है। और यदि आप भी चयन चाह रहे हैं तो आप भी ये काम करो। ठीक है सर, इतना काम हो गया, इतना काम हम लोग कर लेंगे। जो विद्यार्थी अब शुरू से तैयारी कर रहा है उसको ये काम कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले उसको क्या पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आपको ये वाला चैप्टर कर लेना चाहिए। उसके बाद में सर कौन सा पढ़े, उसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए सेट, रिलेशन और फंक्शन। भाई साहब उसके बाद में उसको तैयार कर लेना चाहिए। अच्छा कई बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़े, मैं ना यार, RNM एकेडमी है ना आपके पास में, तो कहीं के टेंशन बिल्कुल कतई नहीं टेंशन करनी है। जिन विद्यार्थियों को सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं ना, हम उनके लिए 2026 में एक अच्छा सा बेंच लेके आ रहे हैं। आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, तो सेट और रिलेशन फंक्शन कहां से पढ़ना है, हम लोग अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आपके पास दोनों पुस्तक होनी चाहिए, 11th और 12th वाली। साथ में आपके पास SR सैनी वाली बुक होनी चाहिए। ठीक है सर, क्या होगा, सेम आपको जैसे हम लोग ये आपको सिखा देंगे, या आप किसी दूसरे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको लगभग लगभग ऐसा ही काम करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्लास 12वीं के क्या करना चाहिए, ये वाला चैप्टर आप लोगों को उसके जितने भी सारी प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर लेना चाहिए। फिर सेम सेम प्रोसेस SR सैनी में जाना चाहिए। 25 से 50 क्वेश्चन, करीबन करीबन 50 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने चाहिए। और साथ में एग्जाम्पल बहुत अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए, है ना। एग्जाम्पल जैसे आपके तैयार हो जाते हैं, अब आपको एक टेस्ट दे देना चाहिए इस प्रश्नावली का। जैसे आप लोगों को टेस्ट दे दिया, आपकी जो जो कमी है वो तुरंत बाहर आ जाएगी। और जैसे ही वो कमियां बाहर आती हैं, आप उनको शॉर्ट नोट्स में क्या कर दो, ऐड कर लो। और जिन जिन सूत्र में आपका कन्फ्यूजन हो रहा है, शॉर्ट नोट्स में उनको ऐड कर लो। अब ये टॉपिक्स आपको अच्छे से, आपके ये टॉपिक्स दोनों तैयार है। ठीक है सर, उसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो उसके बाद में मेरे अकॉर्डिंग तीसरे नंबर वाला टॉपिक, ये जो ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणीय मिति फलन है, सेम जहां से आपने उन दोनों टॉपिक्स को कवर किया, डिट्टो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को तैयार कर लेना चाहिए। और हम लोग आपको अच्छे से सिखाएंगे सिखाएंगे। ठीक है सर, अब बताओ आगे 3 नंबर ये। 4 नंबर में क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग या तो कोई विद्यार्थी को 4 नंबर पर या तो अलजेब्रा पढ़ना चाहिए, या फिर इसको जैसे ये 3 टॉपिक पढ़ेगा तो थोड़ा सा कैसे यार, हो सकता है अभी तो एकदम फुल एनर्जी है उसके पास में, वो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेगा, क्योंकि टेस्ट में उसके पास भरपूर गलतियां उनके सामने आएगी, उससे पहले कभी आई नहीं। तो वो क्या है, थोड़ा हताश होगा तो लगेगा कि यार मैथमेटिक्स थोड़ी हार्ड है, सर ने तो बताई थी कि यार चिंदी है ऐसे उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा तो कोई मामला है नहीं सर। तो करेंगे क्या, उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, उसको एनर्जी जो कि तो बनी रहे। उसके बाद में यार उसको है ना, ये वेक्टर वाली प्रश्नावली पढ़ लेनी चाहिए। कौन सी प्रश्नावली, मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस सिलेबस को एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी ने तो एकदम सिलेबस जारी कर दिया, उन्होंने एक पढ़ने का तरीका नहीं बताया। तो एक शिक्षक की एक जिम्मेदारी है, तो शिक्षक के नाते मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि आप तक इस स्ट्रेटेजी को मैं शेयर करूं। तो विद्यार्थी गणों 4 नंबर पर आपको वेक्टर एल्जेब्रा पढ़ लेना चाहिए। और वेक्टर एल्जेब्रा जैसे आपको तैयार हो जाता है तो आप में एक एनर्जी आ जाएगी, है ना। वो तो शिक्षक पे भी डिपेंड करता है कि वेक्टर को किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, या फिर पढ़ाने के साथ साथ आपको सिखाया है। और यदि सच में उसने सिखाया है ना यार गुरुजन ने, तो मैं सच बता रहा हूं, आप फिर वेक्टर एल्जेब्रा को आप बोलोगे कि सर सच में पावर ऑफ वेक्टर है। और जिस दिन आपको वेक्टर का सच में पावर पता चल गया ना, तो उसके बाद में आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। जैसे एनर्जी बूस्ट होती है, आपको तुरंत 2 डायमेंशन, है ना, अभी मैं आपको अलजेब्रा में लेके जाऊंगा, उसके बाद में तुरंत आपको 2 डायमेंशन पढ़ देना चाहिए। जस्ट उसके बाद में क्या, कौन सा टॉपिक, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन आपको सीख लेना चाहिए। कहां से सीखे सर, उसके लिए भी मैं आपको पुस्तक बताने वाला हूँ, SR सैनी तो है ही है। उसके अलावा भी मैं एक 2 डायमेंशन की क्या है कि यार, एक पुराने जमाने की, मतलब एक पहले ना 11th में ना एक 2 डायमेंशन की एक अलग से बुक आती थी। और वो मैं आपको शायद PDF शेयर कर दूंगा, हाँ। आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। वहां से आपके 2D हो गई ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मजा आ जाएगा एकदम। ऐसे मैथ में यार मजा आना जरूरी है, और मजा आ जाएगा 2D का। तो आप वहां से 2D कर सकते हैं। सर जैसे ही 2D हुई तो क्या करें, अब यार क्या है, जिन जिन विद्यार्थियों की जैसे 2 डायमेंशन कंप्लीट हो गई,
थ्री डायमेंशन वाले मैदान में आ जाना चाहिए, थ्री डायमेंशन मैदान में आ जाना चाहिए। कौन से मैदान में? थ्री डायमेंशन वाले में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, आपको क्या है कि यार मैथमेटिक्स में है ना यार, चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि आप लोग कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और यार यार इस्तेमाल करना नहीं जाने ना, तो फिर मजा नहीं है मैथ्स में। इसलिए मैथ को वन बाय वन कौन से टॉपिक को कब पढ़े, उसके बाद में सर कौन से टॉपिक को पढ़े, एक शिक्षक की एक अच्छी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शेयर करे। तो थ्री डायमेंशन आपको, टू डायमेंशन के बाद में आपको थ्री डायमेंशन कर लेना है। ठीक है सर, ये भी कर लिया और बहुत आसान है। जैसे आप थ्री डायमेंशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, ये आप लोग आरबीएससी और एनसीईआरटी वाली बुक से कर सकते हैं। आरबीएससी और एनसीईआरटी, ये वाला चैप्टर ना, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि एस आर सैनी वाली बुक की जरूरत है ना। हर एक टॉपिक के लिए एस आर सैनी वाली बुक की जरूरत नहीं है। आप लोग आरबीएससी और एनसीईआरटी वाली कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में पीवाई क्यों देखना यार, मजा आ जाएगा। इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% होती है। ठीक है सर, सर ये हो गया। विद्यार्थी को जैसे आपका टू डायमेंशन होता है कंप्लीट और थ्री डायमेंशन होता है ना, तो उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन वाली 3D की लेनी चाहिए। कौन सी वाली? ग्रेजुएशन वाली 3D का लेनी चाहिए। तो आपके सामने एक पैकेज हो जाएगा, है ना। आप क्या करो, सबसे पहले सर आपने टू डायमेंशन के लिए बोला, उसके बाद में सर आपने थ्री डायमेंशन के लिए बोला, और आपने सर बोला 12वीं क्लास वाली स्टैंडर्ड, और उसके बाद में सर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड यानी पीएससी वाली। इनको आपको साथ करना चाहिए। अब आपको एकदम मजा आएगा। मतलब आप लोग ना हर एक फॉर्मूले को आगामी कॉन्सेप्ट के साथ में ऐड करते जाओगे, और ऐसे ऐसे टॉपिक टॉपिक, यार यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट किया था, और ना यार देखना इस थ्री डायमेंशन में है ना, एक मजा जाएगा। आप किसका इस्तेमाल करोगे, देखना पावर ऑफ वेक्टर का करोगे। हम आपको सिखाएंगे कि यार वेक्टर का इस्तेमाल 3D में कैसे होता है, और मजा आ जाएगा कि यार 3D में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ऐसे आप लोग टॉपिक पढ़ोगे और मजा आएगा। ठीक है सर, इतना हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद में आपको अब ना, अब आपको है ना, ठीक है, कोई विद्यार्थी या तो एलजेब्रा पढ़ सकते हैं, कोई विद्यार्थी या तो एलजेब्रा पढ़ सकता है या फिर कैलकुलस, वो उसकी चॉइस है। या तो क्या करो, एलजेब्रा करो या फिर कैलकुलस करो, और दोनों ही यार जन्नत टॉपिक है। दोनों ही टॉपिक्स यानी कंप्लीट एलजेब्रा और कंप्लीट कैलकुलस में आपको थोड़ा समय लगेगा। देखो यार, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन ये वीडियो उस विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जिसने अभी से वो शुरुआत की है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी है, उनके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है, उनके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सर या तो एलजेब्रा वाला टॉपिक अलग से पढ़ो या फिर आप कैलकुलस में, चलो ठीक है। कोई विद्यार्थी यदि एलजेब्रा पहले करता है तो कोई नुकसान नहीं है, कर सकता है, आराम से करो। लेकिन जैसे ही आप लोग एलजेब्रा कंप्लीट करते हैं और आपने इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे ही आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, तो तुरंत आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ लेनी चाहिए। बीच में गैप नहीं देना, आप बीच में गैप कतई नहीं देना है, क्योंकि ये डायरेक्ट उससे एकदम कनेक्ट है यार। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल भरपूर होगा, हर दिन होगा, भरपूर होगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स वाले टॉपिक्स में। तो जस्ट उसको वो पढ़ लेना है। ठीक है, और बीच में यार, अच्छा ठीक है, एक चीज और जो विद्यार्थी जिसने जैसे कॉम्प्लेक्स, किधर गया रहा भाई साहब कॉम्प्लेक्स, ये रहा, इधर बता रहा भाई कॉम्प्लेक्स किधर है, ये देखो, ये देखो भाई साहब, पोलिनोमियल के बाद में इधर आ गया एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जिस विद्यार्थी का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होते ही उसको जस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ देनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, क्योंकि आपको उससे पहले थोड़ी कैलकुलस यानी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये तीन प्यारे से टॉपिक है, इनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जस्ट बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला टॉपिक तैयार कर सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। डन, ठीक है सर। इस प्रकार से हमारा अलजेब्रा सर कंप्लीट हो गया। पढ़ना कहाँ से है? सबसे पहले आपको कोई भी कोचिंग संस्थान के शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन है, तो वहां से आपके पर्याप्त नोट्स हैं, वो पर्याप्त मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने चेक नहीं किए आपके नोट्स कैसे हैं। सबसे पहले आप आरबीएससी और एनसीईआरटी के लगभग लगभग सवाल लगाओ। उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि एसआर सैनी के एग्जाम्पल और साथ में 50 पीवाई की हर एक टॉपिक के लगा लो, तो आपके लिए सफिशियंट है मामला। ठीक है सर। तो भाई साहब आते हैं सबसे जन्नत,
जन्नत, सर जन्नत किसको बोल रहे हैं सर, क्या होती है जन्नत? अरे सिखाएंगे आपको जन्नत क्या होती है, सबको पता है वैसे जन्नत क्या होती है। ये लो सब, ये है जन्नत, कैलकुलस। इसको मैं जन्नत इसलिए बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यार, अभी नहीं बताने वाला ना। कैलकुलस वाली प्रश्नावली, कैलकुलस वाली प्रश्नावली में कम से कम, ये एक बड़ा पैकेज है ना, मेलिस्टोन ऐसे बोल सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 25 प्लस दिन लगाने हैं। यदि आपको 10 दिन में तैयार करना है, नहीं साहब 10 दिन में नहीं करना, एकदम धीरे धीरे चलना है। और यार कॉन्सेप्ट से सीखना है कि यार लिमिट क्या होती है ना। और यार इस वाले चैप्टर को इस तरीके से सीखना है, ऐसे नहीं है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर आ गया, आप उस आंसर से यार एक बार पूछना कि यार ये आंसर है किस चीज का। आप कहोगे सर प्रश्न का आंसर, अरे नहीं, प्रश्न का तो है, मुझे पता है कि यार ये आंसर निकल किस चीज का गया यार, मतलब क्या है इसका दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल क्या है, क्या इसका फिजिकल मीनिंग है, मतलब ये है क्या यार चीज, तो वो देखना है। अच्छा सर, कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको प्ले विथ ग्राफ्स एक छोटी सी पुस्तक आती है मार्केट में, मेरे ख्याल से यार वो ले आनी चाहिए। और यदि कोई विद्यार्थी नहीं लेके आता है तो एस आर सैनी के सेकंड वाले वॉल्यूम में फंक्शन वाले चैप्टर में ना यार सुंदर सुंदर ग्राफ है। सर किसके, एक तो मैंने लिस्ट बताई थी साहब, पोलिनोमियल का ग्राफ आना चाहिए, साइन एक्स का आना चाहिए, यानी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, साइन साइन कोस टेन कोस एक्स कोट इनके ग्राफ आने चाहिए। उसके बाद में आपको e की पावर x का ग्राफ आना चाहिए, e की पावर माइनस x का ग्राफ आना चाहिए, log x का ग्राफ आना चाहिए, और log मोड एक्स का ग्राफ आना चाहिए। कंप्लीट का मोड लगा रखा है। उसके बाद में सुंदर सुंदर ग्राफ आते हैं, मोड एक्स का ग्राफ आना चाहिए, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आना चाहिए, फ्रिंक्शन एक्स का आपको ग्राफ आना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद में जितने सारे पैराबोला बन रहे हैं उनके ग्राफ आना चाहिए, एक लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है उसका आपको ग्राफ आना चाहिए। सर दीर्घवृत्त का ग्राफ कितना होता है, कैसे होता है, सर अति परवलय का ग्राफ आना चाहिए। ऐसे करके आपको 25 प्लस ग्राफ आने चाहिए यार। और जिन विद्यार्थियों को सच में ये ग्राफ आते हैं ना यार, कैलकुलस वाली प्रश्नावली में यार मजे आ जाएंगे यार। सही बता रहा हूं, आपको लगेगा कि यार मैथ्स एक सुंदर विषय है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसको सच में सीखने की जरूरत है। ये मार्केट वालों ने ना यार दशा बना दी यार, गलत बात है ये। ठीक है सर, हो जाएगा सर कैलकुलस, ठीक है इतना होगा। तो मुझे नहीं लगा कि अब आपका कोई टॉपिक बचा, देखो एक बार कौन कौन सा हो गया, हो गया क्या सारे? मेरे अकॉर्डिंग तो हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं। एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रा हो गया, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स आपने कर लिया, सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, 2T हो गई, कैलकुलस हो गया, वेक्टर, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इस प्रकार से आपका 11th और 12th वाला, इस प्रकार से आपका 11th और 12th वाला ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा सर, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो मान के चलो यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये 4 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा 11th और 12th वाला। प्रतिदिन यदि वो 5 घंटे पढ़ रहा है अच्छे से, तो ये 4 महीने में एक बार सिलेबस से और अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, इसके लिए मैंने अध्ययन सामग्री क्या बताई, आपके पास आरबीएससी है या फिर एनसीईआरटी या फिर एसआर सैनिक, ये बुक्स आपके पास पक्का से होनी चाहिए। उस विद्यार्थी को पक्का से ये बुक खरीद लेनी चाहिए जो सच में 2026 वाली वैकेंसी के लिए समर्पित है। ठीक है सर। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में क्या है, मैं आपको कैटेगराइज करवा देता हूँ। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की बात करते हैं, इधर आओ, बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की। तो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन को आप लोगों को 2 भागों में विभाजित कर लेना है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपको कर देना भाई साहब, एक तो आपको कर देना है प्योर पार्ट में, आपको कर देना है प्योर पार्ट में, और एक कर देना आप लोगों को अप्लाइड पार्ट, एक कर देना आपको अप्लाइड पार्ट। सर ये कैसे पार्ट है भाई साहब? प्योर पार्ट में आप ऐसे समझो कि सर एक तो आ जाएगी आपकी रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, एक तो ये बुक आ जाएगी। एक आ जाएगी भाई साहब ग्रुप थ्योरी, जिसको प्यार से आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हो, ग्रुप थ्योरी, एक बुक ये आ जाएगी। साथ में ग्रेड फर्स्ट में रिंग थ्योरी है, वो भी ऐड कर लेना। उसके बाद में इसमें कौन सी आएगी? इसमें आप आएगी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अप्लाइड वाले पार्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है सर। और मेरे ख्याल से एक बुक इसको भी ऐड कर लेना कि यार न्यूमेरिकल एनालिसिस को भी, एनालिसिस वर्ड जहां भी आ रहा है उसको लगभग लगभग प्योर पार्ट में लेते हैं,
तो एक आ जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक आप कर लो उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल, और साथ में कर लो ये जो एलपीपी है ना, एलपीपी, ठीक है भाई साहब, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना। इन बुक्स को आपको एक अलग से पढ़ना है ना? और एक बहुत अच्छे अध्यापक से पढ़ना है, जिन्होंने सच में यार सीएसआर नेट और गेट जैसी एग्जाम क्वालिफाइड किए ना। तो यार ये बुक आरपीएससी और ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, उनके लिए ये मतलब बहुत छोटी चीज है मतलब। ठीक है, अप्लाइड वाले पार्ट्स में क्या पढ़ना है? अप्लाइड वाले पार्ट्स में पढ़ना है साहब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्यारी प्यारी चीज। और आपके शायद एक दो टॉपिक, एक सेकंड ग्रेड में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है, जिसमें क्या एक लाग्रांज थ्योरम चलती है, वो आप लोगों को कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में सर उसमें आ जाएगी भाई साहब वेक्टर कैलकुलस। ठीक है सर, वेक्टर कैलकुलस। और क्या रह गया उसमें? उसके बाद में रह जा थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन ये कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। भाई साहब दो और रह गई, एक तो हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, एक हो गई वेक्टर कैलकुलस, एक हो गई थ्री डायमेंशन। और कौन सी रह गई? एक भाई साहब, एक है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ये है ना, फिजिक्स के जो भी टीचर है अच्छे, वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे यार, है ना। मतलब हम लोग भी इनको सोल्व करवा देंगे क्वेश्चन, लेकिन यार उतना मजा नहीं आएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट जैसे यार वो सब जैसे प्रोजेक्टाइल के आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे यार, हम उतना नहीं सिखा पाएंगे। एक वो वाली क्लास किसी फिजिक्स के धुरंधर शिक्षक से आपको एक क्लब उनकी क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक बुक और रहेगी, एक और देखते हैं यार कौन सी रहेगी, याद करते हैं। याद तो आना चाहिए, क्योंकि याद तो आनी चाहिए ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, थ्री डायमेंशन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। एक बुक कौन सी रह गई? चलो देख लेते हैं, एक बुक कौन सी रह गई, देखते हैं भाई साहब कौन सी रह गई। तुम ऑर्डिनरी वेक्टर आ गई, एनालिटिक आ गई, और एक मिनट, और स्टैटिक लीनियर न्यूमेरिकल एनालिसिस, और ये आ गई। एक तो होनी चाहिए यार, ओ या पॉलिनोमियल्स, कैलकुलस, कैलकुलस है ना, प्यारी चीज, सबसे शानदार यार कैलकुलस। सर कौन सी कैलकुलस है यार? सर ये 11th और 12th में तो हमने कैलकुलस पढ़ी थी, हाँ जी पढ़ी थी। जो कमियां वहां रह गई ना, थोड़ी थोड़ी और कॉन्सेप्ट रह गई वहां, तो इस कैलकुलस में पढ़ोगे। यहाँ आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ोगे, इसमें प्यारे प्यारे टॉपिक है बीएफ और जीएफ। कौन से टॉपिक है यार? बीएफ और जीएफ टॉपिक, इस प्रकार से इतने प्यारे टॉपिक है। तो यार ये कैलकुलस इतना शानदार, इसका वेटेज ना यार 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और एकदम मस्त बुक है, एकदम चिंदी कर देंगे इसको, एकदम उड़ा देंगे, टेंशन वाली बात। ये वाला पोर्शन में आगामी जो आपके सितंबर में एग्जाम है, जस्ट अभी इसके 40-45 दिन बचे हैं मात्र, ये समर्पित बैच में मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, पूरी की पूरी करवा रहा हूँ, जिसमें आपको प्रत्येक बुक की 3 थ्योरी की क्लास मिल रही है, 2 सर पीवाई की क्लास मिल रही है, एक प्यारा सा टेस्ट मिल रहा है, और सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एक आरएन स्टाइल से हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। तो बस मजा आ जाएगा आपको। तो जो शुरुआत कर रहा है ना जो विद्यार्थी, उसको तो शायद ये समर्पित बेंच वाली क्लास देखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। और जिन विद्यार्थी समर्पित है सितंबर वाली एग्जाम के लिए, उनको अच्छे से इन क्लास का रिविजन एक बार कर लेना चाहिए। अब सर आप बता रहे थे कि सर इनका अध्ययन कहाँ से करें, कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? तो विद्यार्थी गणों, आरपीएससी की जो पसंदीदा दस्तावेज है, इन दोनों ही बुक्स का, इन दोनों ही पार्ट्स का, प्योर पार्ट और अप्लाइड पार्ट, इसके लिए है भाई साहब अपनी 2 बुक्स है मार्केट में, है ना। लगभग लगभग यूनिवर्सिटी की 2 बुक्स हैं। एक है भाई साहब सबसे प्यारी बुक, जो मैं जिसको प्यार देता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो बुक भाई साहब एक है जेपीएच, एक तो है जेपीएच, और एक है भाई साहब नवकार वाली, एक है सर नवकार वाली। जिन जिन विद्यार्थियों ने जिन जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन में कोई जेपीएच पढ़ी है, तो उनको जेपीएच ले आनी चाहिए। जिन्होंने नवकार के टच में है, तो उनको नवकार ले आनी चाहिए, और सबके ले आनी चाहिए। 10 की 10 बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 10 बुक्स आपके पास पक्का से होनी चाहिए यार। इनके ना एकदम डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में एकदम डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बाकी इनमें है ना यार, अपने मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम है नहीं कि यार कोई सर गाइड पढ़े क्या, सर कौन सी कोचिंग संस्थान के नोट्स अच्छे होंगे, किसी के नहीं होंगे। इन ये है जन्नत, ये बुक्स पढ़ाइए यार, ये जन्नत है। और हम लोग भी ना कंप्लीट सिलेबस आगाज बैच में इन बुक्स को सहारा मानते हुए, इन बुक्स से ज्यादा प्यार करते हुए,
आपको ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में हम लोग आपको सिखाने वाले। तो सर आपने इनके भी अध्ययन सामग्री बता दी। और सर टीचिंग मेथड के लिए भाई साहब इसके बारे में मेरे पास कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं, है ना। तो आपको मैं एक अच्छे शिक्षक के संपर्क में आके आपको इनके बारे में बता दूंगा। जिन विद्यार्थियों का आरपीएससी ग्रेड सेकंड में चयन हुआ है, उन्होंने ये वाला पोर्शन कहाँ से किया है, तो उसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और बताओ सर, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने क्या कहा कि भाई साहब ये लो अध्ययन सामग्री की बात करी, तो आगे आपके पास मैंने प्रत्येक चीज की एक अध्ययन सामग्री और पुस्तक आपको बता दी। बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। सर टेस्ट सीरीज अनिवार्य है क्या सर? क्या सर बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन नहीं होगा क्या? देखो यार, 100% ये नहीं बोल सकते कि यार बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन नहीं होगा। होता है यार, जो जीनियस लोग होते हैं उनका होता है। लेकिन अपन लोग क्या, अपन लगभग लगभग वो लोग हैं जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन एकदम ऐसे एकदम अड़के में लेके यार कॉलेज कर ली। जाना था कॉलेज में, गए उस वाली गली में। तो पता ही है कि यार अपनी ग्रेजुएशन किस टाइप से, मैं बहुत प्रत्येक को अच्छे से जानता हूँ, है ना, शेखा वाटिका ही हूँ। तो मैं, मुझे मेरे से कोई ये कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बता सकता कि सर हमारी तो, कोई एक आधा कोई स्टूडेंट है यार, बहुत से जिनकी ग्रेजुएशन डीयू जैसे कॉलेज से हुई है, और भी बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान है जहाँ से हुई है। उनके लिए तो ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो तो शायद टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले, लेकिन आपको लेनी चाहिए। क्योंकि यार टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा यह है कि यार ये कमियां बताती है यार, और सच में आपने कॉन्सेप्ट सीखी है या नहीं सीखी है, वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलता है। और क्या पता चलता है सर? यार जो मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी मिस्टेक है, अरे यार मिस्टेक ऐसे सर, 3+2 सर होते 7 है, लेकिन सर हमने सर प्लस की जगह सर हमने तो थोड़ा सा माइंड में माइनस वाला साइन चल रहा था, तो हमने तो सर इसके आंसर 2 कर दिए। तो ये तो गलत बात है। अरे यार मिस्टेक का पता चलता है किससे सर? टेस्ट सीरीज। इसलिए कोई भी विद्यार्थी है जो राजस्थान से है, उस विद्यार्थी जो आरपीएससी ग्रेड और फर्स्ट की तैयारी कर रहा है यार, उसको ना टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में आपको पीवाईक्यू मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। एक यार अच्छी खास बात ये कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ टाइमिंग को लेके आती है कि सर क्या 3 घंटे के समय में, देखो आपको है ना, ये पेपर है ना 300 मार्क्स का होगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जिसमें क्वेश्चन कितने आएंगे सर? 150 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 2.5 घंटे रहेंगे यार, इसमें 2.5 घंटे रहने वाले। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपको सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। कितने घंटे का? वहां 3 घंटे का मिलने वाला है। वहां भी आपका पेपर 300 मार्क्स और 150 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन ये समय भी हर एक स्टूडेंट के लिए यार कम पड़ जाता है। तो यार इसको कम नहीं पढ़ना दिया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, ताकि आपको टाइमिंग का भी पता चलेगा, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या सच में आपका ये टॉपिक कवर हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको कौन सिखाएगा? ये टेस्ट सीरीज सिखाएगा। तो टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी क्या टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं? हम लोग एक नहीं, आपको दो दो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे आगाज बैच के साथ। क्या सर समर्पित बैच के साथ नहीं करवाओगे? अरे यार करवा रहे हैं ना। ग्रेजुएशन पार्ट के लिए सिर्फ समर्पित बैच में जहां आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वहां ज्वाइन करो, ठीक है। और ये सारा का सारा जितना भी मैंने एनालिसिस आपको बताया, ये मैंने पिछले 5 पेपर हुए हैं आरपीएससी को, उनका विश्लेषण करके आपके सामने पेश किया है, आपके सामने पेश किया है। अब सर थोड़ा सा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में बता दीजिए। तो विद्यार्थी को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आपका ये सिलेबस है। सबसे पहले आपका वहां 9th और 10th वाला क्या है, वो वाला सिलेबस नहीं है, और लगभग लगभग 90% डिट्टो वही है 11th और 12th का और ग्रेजुएशन का। बस ग्रेजुएशन में एक आधा टॉपिक आपको एक्स्ट्रा ऐड किया, साथ में मास्टर ऑफ साइंस की कुछ प्यारी प्यारी पुस्तक है वो ऐड की गई है। तो देखो एलजेब्रा, वहां भी एलजेब्रा था, यस सर। तो मैंने आपको बता दी, तो सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी जहां से पढ़ रहा है, डिट्टो वही फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी पढ़ सकता है। थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा इसमें ये मान सकते हैं कि मास्टर ऑफ साइंस का जितना सिलेबस है, प्यारी प्यारी पुस्तक है, इंटीग्रल कैलकुलस है, टेंसर है, ये प्यारी प्यारी कैलकुलस पुस्तक है, उनको अपन लोग थोड़ा अलग से देख ले। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आ गया, तो मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। आपको भी वही बुक्स परचेज करनी है जेपीएच की, और किन की करनी है, या नवकार की, ठीक है सर। अब आ जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पार्ट में। तो सबसे पहले आपके पास लीनियर एल्जेब्रा और मैट्रिक स्पेस, है ना, जिन जिन का नेट क्लियर हो चुका है
वो विद्यार्थी तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और जिनका नहीं है उनको हम लोग सिखा देंगे। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्पेशल फंक्शन है भाई साहब। उसके बाद में डीजी और टेंसर है। उसके बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस है। वहां आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन था, यहाँ डिफरेंस इक्वेशन नहीं है, ये अच्छी बात है। और उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसको आप एलपीपी के नाम से जानते हैं, और थोड़ा सा अलग भी उसमें यार गेम थ्योरी एक्स्ट्रा, अपने यहाँ गेम थ्योरी है ना। और अपन अच्छा, जो जो विद्यार्थी मैथ का है, उसको तो गेम चेंज करना आता ही है ना। पिछले 3-4 साल में आपने गेम भी चेंज किया और किया भी क्या, तो यार गेम थ्योरी में गेम चेंज कर ही देंगे, डोंट वरी। और भाई साहब ये थोड़ा सा ये, अब देखना इसका, पहले क्या होता था कि यार, पहले ये होता था कि यार इसके क्वेश्चन है ना, कम से कम 20 क्वेश्चन आते थे, जितने भी पहले पेपर हुए। लेकिन जो 2025 वाला जस्ट अभी पेपर हुआ है, इसमें क्या है कि इसके केवल और केवल 10 क्वेश्चन थे। तो धीरे धीरे इनकी मार्केटिंग कम हो रही है, इनके क्या, इनके क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ही बात है यार, कौन आईसीटी वगैरह पढ़ता है। 10 क्वेश्चन ठीक है, अपने यार मैथ्स के लोग हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए ना। मैं तो हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि यार मैथ्स के हैं यार 150 में से यार 145 मैथ के आने से मजा आ जाएगा यार, सच में, ठीक है। अच्छा, इनके लिए देखो आप लोग, है ना, क्या होता था कि ना 2020 से पहले पहले ना यार पीजी का वेटेज ये था कि 20 क्वेश्चन आएंगे, ना ना। पहले तो इतना ही था कि 10 से 15 क्वेश्चन आते थे। अब यार इन लोगों ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, और क्या किया कि पीजी का थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ाने लगे। पहले तो क्या किया कि 10 से 15 आते थे, फिर उन्होंने अचानक से 20 की, उसके बाद में ये लेके गए 25 तक। और भाई साहब इस बार की संख्या तो ये थी, कितने, 32। यानी जिन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन वाली बुक और भाई साहब एमएससी वाली बुक, इन दोनों विषयों में, इन दोनों जितने सारे टॉपिक्स हैं, इन विषयों की यार तुत्ती बोलती है ना, ये तुत्ती कैसे बोलती है ये भी आपको सिखाएंगे भाई साहब। इनमें तुत्ती बोलती है ना यार, उनके मतलब 90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और यदि फर्स्ट पेपर में उनके 40% भी बन रहे हैं ना यार, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पा रहा है वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। तो भाई साहब ये आपका ग्रेड फर्स्ट का पेपर था। अब क्या क्या सर, ये 10 महीने हमें लगातार तैयारी करनी है, जरूर आपको 10 महीने लगातार तैयारी करनी है एकदम आपको। अब बस युद्ध का एक आगाज हो चुका है, युद्ध का एक आगाज हो चुका है, आपको मैदान में उतरना होगा। आपको सिलेबस के टाइम में पढ़ते पढ़ते आपको हताशा भी मिलेगी, आप निराश भी होंगे। आपको ये जो उत्सव आएंगे उनमें जो पार्टिसिपेट करने की जो आपकी ये जिम्मेदारी आप समझ रहे हो, इन जिम्मेदारियों से भी आपको हटना होगा। आपको यार त्याग तो करना होगा भाई साहब, बिना त्याग के कुछ नहीं होगा। त्याग आपको करना होगा, 10 महीने आपको जितोड़ मेहनत करनी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सर जिंदगी क्या आरपीएससी ग्रेड या फर्स्ट है क्या, जिंदगी तो नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए कि यार एक जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको एक खूबसूरत जीवन की भांति आपको जीना है। 10 महीने आपको अपने आप को एक बढ़िया से कमरे या एक बढ़िया से लाइब्रेरी में आपको सेट होना है। आपको ना एक अच्छे कोचिंग संस्थान से आपको जुड़ना है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है, और यार मैथ्स के साथ आपको जीना है। एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम्स ढेर सारी आएगी, लेकिन यार किसी ने सच कहा है कि सफर में धूप तो होगी। क्या कहा है, सुना ढंग से, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। जय हिंद, जय भारत।